नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, पहला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए, पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु। या ऑप्शन सी, बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो राज्य वित्तीय आयोग का गठन किस लिए किया जाता है जी? तो हमारी पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य या ऑप्शन डी है नागरिक सेवा। तो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन सा हो जाएगा जी? वित्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों कि वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधी आवश्यकता, खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता या इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय संस्थान जो है वह ऋण संबंधी आवश्यकता को क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय संस्थान के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो वित्तीय संस्थान के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? सरकार को, व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थानों को या इनमें से सभी। तो वित्तीय सेवाओं की जो आवश्यकता है वह किसे होती है? इनमें से सभी को होती है, यानी सरकार को भी होती है, व्यक्तियों को भी होती है, व्यावसायिक संस्थानों को भी होती है। 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या साहूकार। तो सरकारी वित्तीय संस्था कौन सा नहीं है जी? साहूकार नहीं है। यह गैर संस्थागत राजकीय वित्तीय संस्थाएं हैं। और सरकारी वित्तीय संस्थाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अर्ध सरकारी तो अर्ध सरकारी कौन सा हो जाएगा जी भैया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता साख कानून कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो भारत में सहकारिता साख कानून जो है वह 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की व्यावसायिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 जुलाई 1904 ईस्वी में, 14 जुलाई 1905 ईस्वी, 14 जुलाई 1969 ईस्वी या 14 जुलाई 1920 ईस्वी। तो भारत के व्यावसायिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण जो है वह 14 जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी बैंक तो हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक की बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही उत्तर हो जाएगा। और सभी जो बैंक होते हैं वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के दिशा निर्देश पे ही कार्य करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ठीक है, क्या मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बेंगलुरु को? तो भारत का जो वित्तीय राजधानी जो है ना वह मुंबई को कहा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि देश में भी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 190, 192, 195, 196। तो देश में भी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196 है। 13 नंबर प्रश्न है
कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन सी है? गैर संस्थागत, संस्थागत नहीं, गैर संस्थागत। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्तरीय हो जाएगा, ठीक है। सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन व्यापारी जो है ना वह गैर संस्थागत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है जी? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर शफीक यूनुस, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो आज प्रधानमंत्री के तह पर यानी कि कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के भी, या नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इनका उल्लेख सूक्ष्म वित्तीय संस्था वाले टॉपिक में मिलता है। 15 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में, 1962 में, 1902 में, 1992 में। तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वह कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है कि गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय साधन है वह कौन सा है जी? महाजन है। कौन सा है? महाजन। 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, या सहकारी बैंक। तो संस्थागत वित्तीय संस्था कौन सी है जी? सहकारी बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए देसी बैंकर, ऑप्शन बी महाजन, ऑप्शन सी व्यापारी, या ऑप्शन डी है व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 20 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना वर्ष है? 1981, 1982, 1983, या 1985। तो नाबार्ड की जो स्थापना वर्ष है वह कब है जी? 1982। 21 नंबर प्रश्न है साथियों कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है कृषक महाजन, ऑप्शन बी है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी है प्राथमिक कृषि साख समिति, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है जी? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या व्यावसायिक बैंक। तो नाबार्ड इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा बाजार के प्रमुख कितने अंग हैं? 2, 4, 6, 8। तो भारतीय मुद्रा बाजार के प्रमुख कितने अंग हैं जी? 2 अंग हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पूंजी बाजार के प्रमुख कितने अंग हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसके भी कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है कि कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 18, और ऑप्शन डी है 29। तो कम से कम 10 वयस्क पुरुष मिलकर के, ठीक है, 10 व्यक्ति मिलकर के सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। एक और प्रश्न साथियों जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए कि हमारी आर्थिक विकास का मेरुदंड किसे कहा जाता है? हमारे आर्थिक विकास का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो वित्तीय संस्थाओं को आर्थिक विकास का क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।